तो 1.16 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कह रहा है कि व्हाट विल बी द हेप्टेन और ऑक्टेन का हमें वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर, जब ये गैसेस हैं हमारी तो उस टाइम पे हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है 105.2 किलो पास्कल और ऑक्टेन का है 446.8 किलो पास्कल। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालना है हेप्टेन एंड ऑक्टेन का। अगर उस मिक्सचर में इतने ग्राम हेप्टेन है और इतने ग्राम क्या है ऑक्टेन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। अब क्वेश्चन देख के पहले ये पहचानना है कि इसमें जो फॉर्मूला आएगा कौन सा आएगा, रॉल्स लॉ आएगा या क्या कहते हैं हेनरीज लॉ आएगा। तो देखो हमको पता है कि हेनरीज लॉ कब लगता है, जब हमारा गैसेस होती हैं किसमें, लिक्विड में। यहाँ पे लेकिन क्या है, दोनों की दोनों गैसेस का मिक्सचर है, तो यानी कि गैस एंड लिक्विड तो है नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रॉल्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा। और रॉल्स लॉ का क्या फॉर्मूला है, रॉल्स लॉ में है, यहां लिख देती हूं, जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर का दैट इज इक्वल्स टू P0 A एक्स ए या x1 प्लस में P0 B x2। इसका मतलब कि प्योर का प्रेशर, उसका मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट का प्योर का वेपर प्रेशर और फिर उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हेप्टेन और ऑक्टेन दे रखे हैं, तो ये क्या दे रखे हैं, प्योर गैसेस आएंगे, तो प्योर गैसेस के लिए ये क्या बन जाएगी Pa और ये क्या बन जाएगा Pb, तो ये P0 है P0 B। ठीक है, x1 और x2 क्या हो जाएंगे, इन दोनों के सब्सिक्वेंटली मोल फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 विल बी इक्वल्स टू, कितना मास दिया हुआ है 26 ग्राम हेप्टेन दिया हुआ है। ठीक है, तो x1 विल बी n1 अपॉन में n1 प्लस n2। ऐसे ही हम x2 भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां पे कर देते हैं ये, तो n1 क्या आ जाएंगे, n1 किसके मोल्स हो जाएंगे, हेप्टेन के हो जाएंगे, इसको NH लिख देते हैं। मोल्स ऑफ हेप्टेन कितने हो जाएंगे 26 अपॉन में गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है 100 अपॉन में गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ऑक्टेन का फिर कितना हो गया N2 क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, x1 आएगा ये मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन में मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस में मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया x1। तो यहां से अगर हम सिमिलरली हमारा x2 क्या आ जाएगा 35 अपॉन में, सॉरी यहाँ पे ये 114 आएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 114 है। अब यहाँ से ना एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं कहीं कहीं, ताकि हमें दिक्कत ना हो फिर आगे कैलकुलेशन करने में। और फिर x2 कैसे निकाल देंगे, x2 विल बी 1 माइनस x1, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से उसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये कैलकुलेट करके आ गया 26/100.26 प्लस में 35/114 हम करते हैं तो ये हमारा आएगा 0.30। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करके आ गया 0.56। तो जो हमारा सॉल्व करके आ रहा है 0.26 अपॉन में 0.56 विल बी इक्वल टू 0.46, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन हमारा क्या आ गया, ये हमारा किसका है हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन कितना आया है 0.46। ठीक है, तो x2 कितना हो जाएगा 1 माइनस का 0.46, इट विल बी इक्वल टू 0.54, ये आ जाएगा ना 6 4 10 145, हाँ 0.54। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा टोटल प्रेशर। तो P0 A कितना है 105.2 इनटू में इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.46 प्लस PV कितना है 46.8 इनटू में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.54। यहां से सॉल्व करके हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ये सॉल्व होके आएगा 73 किलो पास्कल्स, क्योंकि इसकी यूनिट किलो पास्कल है, यहाँ पे इसकी यूनिट भी क्या है किलो पास्कल्स है, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा किलो पास्कल्स में आएगा। ये ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कैसे कर देते हैं 73 into 10 की पावर 3 लिख देते हैं, तो 10 की पावर 3 मतलब कि किलो 10 की पावर 3 किलो पास्कल्स। ठीक है, तो समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब हमें नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1.17। उसमें हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल, ये डायरेक्ट उसकी टर्म है। नेक्स्ट उसने बोला हुआ है कि 1 मोलर सॉल्यूशन है हमारा, जो कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बना हुआ है, उसका निकाल के दिखाओ वेपर प्रेशर। अब बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एंट्रेंस एग्जाम में। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तुम्हें क्या दे दिया? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे दिया, यानी कि तुम्हें ये दे रखा है P0A, तुम्हें प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है। और तुम्हें उसी सॉल्वेंट का, फिर क्योंकि ये तो सॉल्यूट है, ये तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका तो तुम वेपर प्रेशर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि चीनी का ना वेपर प्रेशर आएगा, वो तो किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का हमेशा वेपर प्रेशर आता है। तो पानी का ही अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलालिटी सॉल्यूशन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर उस सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि यहाँ पे क्या है? H2, ठीक है। तो इस हिसाब से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो गए? 1 मोल। और मोल्स ऑफ अगर मैं वाटर निकालूं, वो यहाँ से कैसे निकल जाएंगे? गिवन मास कितना है? 1000 ग्राम्स। और जो हमारा H2 होता है उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 18 ग्राम। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए यहाँ से? 55.5 मोल्स किसके आ गए? वाटर के आ गए। तो हमारे पास सॉल्यूट के भी मोल्स आ गए, हमारे पास सॉल्वेंट के भी मोल्स आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब तुम यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगा सकते हो, या तो तुम रिलेटिव लोअरिंग वाला लगाओ, या उससे पहले जो जस्ट हम इस फॉर्मूले पे डेरिवेशन जहां से शुरू होती है रिलेटिव लोअरिंग की, उससे जस्ट पहले वाला तुम फॉर्मूला लगाओ। हमको फॉर्मूला पता है, रॉल्स लॉ का हमें फॉर्मूला पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। जब भी हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, 2 फॉर्मूले हैं रॉल्स लॉ के। एक तो हमारा क्या है? PA इज इक्वल्स टू PA नॉट x है प्लस में PB नॉट XB। एक तो हमारा ये है, जब हमारे 2 कंपोनेंट्स और दोनों क्या है? वोलेटाइल है, तब तो हमारा ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन यहाँ पे हमारे दोनों कंपोनेंट्स तो वोलेटाइल है नहीं, हमारा एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल है, सिर्फ सॉल्वेंट। तो हमारा सिर्फ क्या लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्योर का वेपर प्रेशर इनटू में उसी का सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो P हमें निकालना है। प्योर हमें कितना दिया हुआ है? 12.3 किलो पास्कल्स, ठीक है। ये हमें प्योर वेपर प्रेशर का दिया हुआ है, सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन ले लेंगे। मोल फ्रैक्शन का हो जाएगा 55.5 अपॉन में 1 प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आ गया 12.3 इंटू में 55.5 अपॉन में 56.5। तो ऑलमोस्ट, अब इसको ना तुम्हें डिवाइड करके देखना पड़ेगा ढंग से एग्जाम में, क्योंकि ऑब्वियस की बात है, जो अब ये 55.5 अपॉन में 56.5 है, वैसे तो बहुत ही नियर अबाउट है, कट जाएगा, लेकिन ये कुछ कटेगा ऐसा 0.9 समथिंग, 91 लगा लो, इंटू में 12.3। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये वेपर प्रेशर आएगा वो 12.3 से क्या आएगा? थोड़ा सा कम आएगा, बहुत ज्यादा कम भी नहीं आएगा। तो 12.3 की जगह हो सकता है ये 11 से 12 की रेंज में हो, 11.5 बल्कि, ठीक है। इसका फाइनल आंसर आता है 12.08। तो तुम देख रहे हो कितना बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैंने बस ये अप्रॉक्स वैल्यू लिखी है, क्योंकि मैंने इसको पूरा डिवाइड नहीं करा है। तुम डिवाइड करके पूरा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना, जो फाइनल आंसर आएगा वो 12.0 आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रही हूँ, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें आइडिया लगा लेना है कि ऑलमोस्ट 12.3 के आसपास क्या आएगी? नियर अबाउट वैल्यू आएगी, क्योंकि 55 डिवाइड बाय 56.5 है, तो ऑलमोस्ट ये कितना आएगा? बराबर बराबर से कट जाएंगे, 0.9 के आसपास आएगा ये कट के। देख ही रहा है, अगर तुम 3/, अगर तुम किसी बड़े नंबर को उसी के जस्ट +1 से डिवाइड करते हो तो 0.9 कुछ आता है, ठीक है। और उसको तुम जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के अराउंड वैल्यू आएगी कुछ 12.3 के, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया? 12.08 हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी? किलो पास्कल। रिलेटिव लोअरिंग वाले फॉर्मूले पर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला लगा दो रॉल्स लॉ का, ठीक है। इससे हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.18 एनसीईआरटी का। उसमें बोला हुआ है कि मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अगर उस सॉल्यूट का मोलर मास 40 ग्राम है और उसको 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है।
और ये जो भी हमारा सॉल्यूट है ये हमारा नॉन वॉलेटाइल है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल सुनते ही तुम्हारा दिमाग एकदम ऐसे बत्तियां जल जानी चाहिए कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रॉल्स लॉ। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ये हो गया। अब एक जो अलग स्टेटमेंट उसने दी है, क्या दी है कि वेपर प्रेशर निकालो, मतलब वेपर प्रेशर नहीं कि ये मोलर मास निकालो सॉल्यूट का। ऐसे ऐसे हमने डिसॉल्व कर दिया 100 ग्राम 114 ग्राम ऑक्टेन में, मोलिकुलर वेट उसका 40 ग्राम है। और हमने ये ऑब्जर्व करा कि जो उसका वेपर प्रेशर था वो ओरिजिनल से 80% पे आके रिड्यूस हो गया है, यानी कि रिड्यूस्ड स्टेटमेंट लिखी हुई है, रिड्यूस्ड वेपर प्रेशर टू 80%। अब यहाँ पे ये है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बच्चों के लिए। अब उन्हें ये नहीं समझ में आता, वो ओरिजिनल प्रेशर तो ले लेंगे। अब 80% का मतलब है कि प्योर प्रेशर कितना मान लिया, 100 मान लिया, प्योर प्रेशर इज 100। ठीक है, प्योर प्रेशर 100 मान लिया। तो अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि रिड्यूस्ड तो 80% है, तो जो हम प्रेशर लेंगे, नेक्स्ट प्रेशर जो लेंगे वो 80 लेंगे या वो 20 लेंगे। अब देखो स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, वो कह रहा है रिड्यूस्ड वेपर प्रेशर टू 80%, यानी कि जो भी वेपर प्रेशर था पहले, उसके बाद अब जो वेपर प्रेशर आया है वो कितना आया है, 80%। अब जो वेपर प्रेशर हो गया है वो कितना हो गया है, 80%। रिड्यूस्ड वेपर प्रेशर टू 80%, यानी कि अब कितना प्रेशर हो गया, क्योंकि वो 2 बोल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि रूम का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 23 डिग्री सेल्सियस। तो तुम क्या बोल रहे हो कि हाँ अब उसका क्या हो गया, 23 डिग्री हो गया है ना। तो तुमने जो रिडक्शन बताया है वो तुमने माइनस नहीं बताया, तुमने उसका जो करंट जो स्टेटस है वो बताया है। जब हम टू वर्ड का यूज करते हैं, जो करंट सिनारियो होता है वो बताते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस्ड वेपर प्रेशर टू 80% का मतलब है कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो उसका जो वेपर प्रेशर है वो 80% आ चुका है। इट हैज रिड्यूस्ड टू दिस। जैसे कि पहले 4 बनानास थे, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2 बनानास। तो कितने रह गए, 2 बनानास रह गए या 3 बनानास रह गए। ठीक है, सो वॉट एवर। तो 2 वाले वर्ड का मतलब होता है कि करंट उसका स्टेटस वो है, अभी वो इस प्रेशर पे आ चुका है। ये रिडक्शन नहीं है, ये उसका करंट स्टेटस है। तो अगर करंट स्टेटस है तो इसका मतलब जो हमारा वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन का वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला अब तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात हो रही है, समझ में आ गई कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रॉल्स लॉ का लगेगा। रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगेगा। तो मैं क्या पे रखिए, लोअरिंग पे रखिए, रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, तो कितना दे रखा है, 100 माइनस 80 अपॉन में 80 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, मास हमें निकालना है, मोलर मास उसका कितना है 40 अपॉन में m अपॉन में 40 प्लस में 114 अपॉन में 114। ठीक है, क्योंकि मोलर मास भी 114 होता है ऑक्टेन का और गिवन मास भी कितना है 114 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 अपॉन में 80 and it will be m अपॉन में 40 अपॉन में m अपॉन में 40 प्लस 1। ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये वहाँ उधर चला जाएगा, m/40 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू m/40। ठीक है, तो 1 को हम इधर ही अगर रहने दें, इस पूरे को हम इधर ले जाएं, तो इट विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल्स टू 1/4 m/40 माइनस m/40। m/40 हमने 1/4 माइनस 1। तो यहाँ से 1/4 m अपॉन में 40 पर में m/40 प्लस 1, ये इसको उधर ले जाएंगे, 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 m/40 से मल्टीप्लाई हो गया। इधर क्या आ गया m/40 प्लस 1, फिर m/40 को उधर ले जाएंगे तो 4 m/40 माइनस m/40 कितना आ गया 3m
बाई 40 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना, मतलब हमारे मास कितना आ गया 40/3 इज इक्वल्स टू m। ये क्या आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये किसके अराउंड आएगा 13 कुछ आएगा ये। टेन ग्राम आ रहा है। 10 कैसे आ रहा है, ये गड़बड़ कर दी। यहाँ पे P1 नॉट है ना, यहाँ 100 आएगा। मैंने ये 80 लिख दिया ये गलती से, इसको देख लेना एक बार। फॉर्मूला क्या था P1 नॉट माइनस P अपॉन में P1 नॉट था ना, तो यहाँ गलती से मैंने 80 लिख दिया था, यहाँ 100 आएगा। तो ये कितना बन जाएगा 20/100। भाई मैं सोचूं आंसर गड़बड़ कैसे आ रहा है। 5 अभी यहाँ क्या चला जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये 1/5 आ गया तो 5 उधर चला जाएगा, m/40 इधर आ जाएगा, m/40 + 1 इधर आ गया, 5 नीचे था यहाँ ऊपर चला गया, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 माइनस 5m/40 माइनस m/40 4m/40। तो m कितना आ गया हमारा 40/4 यानी कि 10, ठीक है। हमारा कितना आ गया वेट 10 ग्राम्स आ गया हमारा सॉल्यूट का वेट, ठीक है। ये जो टर्म है इस टर्म का ध्यान रखना है, ये क्या कह रहा है। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें 1.19 कि 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने डाला हुआ है 90 ग्राम पानी में, जिसका वेपर प्रेशर कितना आया 2.8 किलो पास्कल, ठीक है। तो पहले ही वर्ड, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वर्ड देखते ही तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब बेसिकली सबसे पहले तो रॉल्स लॉ यूज होगा। इसको देख के सबसे पहले क्या समझ में आ जाएगा कि रॉल्स लॉ, और रॉल्स लॉ में भी कौन सा यूज होगा वो देख लेते हैं। फर्दर उसने कहा कि मैंने पानी और डाल दिया तो जो वेपर प्रेशर बन गया वो 2.9 बन गया, यानी कि 2 वेपर प्रेशर दे रखे हैं, एक पहले का दे रखा है एक बाद का दे रखा है। तो कौन सा यूज हो जाएगा, लोअरिंग दे रखी है बेसिकली, लोअरिंग कह लो या इंक्रीमेंट कह लो, इस तरह सा कुछ दे रखा है। 2 प्रेशर दे रखे हैं कि सॉल्यूट डालने पे या पानी डालने में हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। तो पानी डालने से, अब ऑब्वियसली सॉल्वेंट डालने से क्या होगा, वेपर प्रेशर दोबारा क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले सॉल्यूट ज्यादा था, अब क्या हो गया सॉल्वेंट ज्यादा हो गया। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P1 नॉट माइनस P अपॉन में P1 नॉट इनटू में x2 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये किसका होता है, सॉल्यूट का होता है इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो P1 नॉट हमें पता नहीं है, P कितना दे रखा है हमको, P हमको दे रखा है 2.8 किलो पास्कल्स। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी क्या बन जाएगी, दूसरा जो प्रेशर हो गया हमारा, जब हमने पानी और डाल दिया तो वो प्रेशर कितना आ गया 2.9। तो इसी फॉर्मूले में दोबारा से दूसरी वैल्यूज पुट कर देंगे। सॉल्यूट का मास तो वही है 30 ग्राम ही है, बस पानी की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो पहले वाटर कितना था 90 ग्राम, अब उसमें 18 ग्राम पानी और डाल दिया, यानी कि पानी कितना हो गया 108 ग्राम, और 18 क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहां से ये हमारा 2 इक्वेशन बन जाएंगी 1 और 2। इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारा P1 नॉट आ जाएगा और हमारा M भी आ जाएगा। पूछा इन्होंने M है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इसको ले लो 1 माइनस 2.8 अपॉन में P1 नॉट, ठीक है। ये ऐसे लिख देंगे इज इक्वल्स टू 30/m अपॉन में 30/m प्लस में ये कितना आ गया 5, ठीक है। यहाँ से इसको अगर करें तो 1 माइनस का 2.9 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल्स टू 30/m अपॉन में 30/m प्लस में 108, ये 3 6 से कट जाएगा, 3 6 3 एंड 6 2 6 1 6 6 8 48 3 6, ठीक है। 6 पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या आ गया 6, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशंस मिल गई, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, m और p की टर्म्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी सॉल्व होगा। जैसे x y के टर्म्स में लेके आते हैं ना, तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे
अब देखो इस क्वेश्चन में ना बस थोड़ी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजिंग ही कैलकुलेशन है, गड़बड़ आंसर आ सकता है सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है। तो हमने दोनों के लिख लिए, यहाँ पे हमने अपना पहला लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, अपना सेकंड वाला लिख लिया, इसके नीचे ही लिख लिया वैसे ये हमारा सेकंड वाला रिलेटिव लोअरिंग आ गया जब पानी हमारा 90 था तब, और जब हमारा पानी 108 था तब, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया है देखो मैंने, सबसे पहले P1 नॉट माइनस 2.8 अपॉन में P1 नॉट है, तो P1 नॉट को से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया 1 माइनस, इसको ऐसे ही करना सॉल्व, इससे ये इजी मेथड है। तो क्या लिख दोगे तुम इसको 1 माइनस 2.8 अपॉन में P1 नॉट अपॉन में इसको कैंसिल कर दिया तो 30/5 अपॉन में 30/5 प्लस में 5, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, अब ये एक, अब तुमने इसको 2.8 वाले को इधर लेके जाना है और इस पूरे को इधर लेके आना है, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 30 अपॉन में 5 अपॉन में 30 अपॉन में m प्लस में 5 इज इक्वल्स 2.8 अपॉन में P1 नॉट, ठीक है। ये पूरी टर्म इक्वल्स टू के इधर आ जाएगी और ये इधर चली जाएगी, ठीक है। अब 1 में से ये माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 30/5 30/m प्लस 5 माइनस 30/m अपॉन में 30/m प्लस 5 एलसीएम ले लिया इक्वल्स टू ये यूनिट यहीं रहेगी, तो 30/m से 30/m में एक कुछ तो कैंसिल हुआ दिख रहा है हमें, अब कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा बस 5 और नीचे क्या बचा 30/m प्लस 5, तो 30/m प्लस 5 को उधर ले जाएंगे, 2.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को इधर ले जाएंगे नीचे, ये क्या आ गया P1 नॉट, तो पहली जो इक्वेशन बन गई ये, ठीक है। P1 नॉट की हमने यहाँ से वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ m। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, ये कैसे लिख देंगे 1 माइनस 2.9 अपॉन में P1 नॉट इक्वल्स टू 30/m अपॉन में 30/m प्लस 6, ठीक है। अब पूरा का पूरा ये जो है सिस्टम इसको इधर लेके आ जाएंगे और 2.9 को उधर ले जाएंगे, तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में हम ये इस पूरे को इधर ले आए 1 माइनस दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब 1 में से ये सारा माइनस करेंगे तो 30/m प्लस 6 माइनस 30/m से 30/m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर सिर्फ 6 और नीचे क्या बचेगा 30/m प्लस 6 इक्वल्स टू दिस 2.9 अपॉन में P1 नॉट, तो P1 नॉट की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 2.9 ब्रैकेट में 5/m प्लस 1, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, या फिर अब देखो तुम्हारे पास P1 नॉट यहाँ से भी आ गया और तुम्हारे पास P1 नॉट कहाँ से आ गया, तो यहाँ से भी आ गया, तुम्हें इन दोनों को क्या करना है इक्वेट करना है, तो इक्वेट करने के बाद ये क्या आ जाएगा 2.9 इंटू में 5/m प्लस में, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, 2.9 इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू 5, यहाँ 5 नहीं यहाँ ये 6 आएगा या 5 भी आएगा, हाँ 6 5 और 5 यहाँ ये 6 आएगा 5 6 30 यहाँ 6 आएगा यहाँ 5 आएगा, ठीक है। 2.8 इंटू में 6 अपॉन में m प्लस में 2.8, बस अब सॉल्व कर लो, 2.9 में से 2.8 ये कितना आ गया 0.1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 2.9 इंटू में 5, इसको 2.8 इंटू में 6 कर लो माइनस 2.9 इंटू 5 अपॉन में m, तो यहाँ से जो हमारा m आ जाएगा 2.8 इंटू में 6 कर लेना माइनस 2.9 इंटू में 5 कर लेना और उसको 0.1 से डिवाइड कर लेना, तो हमारा क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा और वो आएगा अराउंड 23 ग्राम, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से m निकाल के। तो क्वेश्चन को इसी तरीके से 23 ग्राम आ गया, इस 23 ग्राम को तुम किसी भी फॉर्मूले में पुट कर लो, तुम्हारे यहाँ से क्या आ जाएगी P नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम पुट करके देखें तो 1 माइनस का 2.8 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल्स टू 30 अपॉन में 23 अपॉन में 30 अपॉन में 23 प्लस क्या 5, ठीक है। तो ये 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 6 नहीं 2.8 वाला दे रहे हैं ना 5, यहाँ से उठा लेते हैं ये वाली टर्म 5 अपॉन में 30/23 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2.8। अब P1 नॉट की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 115 और यहाँ पे भी 23 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो P1 नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी P1 नॉट इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू में 314 145 अपॉन में 115, ये हमारी क्या आ जाएगी P1 नॉट की वैल्यू, ठीक है। बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, बाकी क्वेश्चन इजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.20। वो क्या कह रहा है कि हमें 5% मास ऑफ केन शुगर दिया हुआ है। क्वेश्चन तुमने रीड कर लिया होगा, ठीक है क्या है। तो उस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 5% केन शुगर का हमने सॉल्यूशन लिया है, यानी कि हमने कोई पानी लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, 5% केन शुगर डाल दिया, गन्ने का जूस डाल दिया। अब सबसे पहले केन शुगर का तुम्हें फिर अब फॉर्मूला पता होना चाहिए कि केन शुगर का फॉर्मूला होता क्या है। केन शुगर क्या होती है, बेसिकली शुगर ही होती है। और शुगर का क्या फॉर्मूला होता है, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये है शुगर का फॉर्मूला। चाहे इसके आगे तुम केन वर्ड लगा दो या कुछ भी लगा दो, शुगर जो है वो ये है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 342 बना, ठीक है। जब तुमने उसमें 5% उसका सॉल्यूशन बनाया पानी में, तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था वो था 271 केल्विन। हमको निकालना है कि अगर हम पानी में ही 5% ग्लूकोज का बनाए तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, यानी कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इससे ज्यादा आएगा केन शुगर वाले से या कम आएगा, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है फ्रीजिंग पॉइंट में कितना होता है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू M इनटू में KF, ठीक है। तो डेल्टा TF कितना होता है 273.15। बेसिकली क्या होता है, प्योर का माइनस इम्प्योर का, क्योंकि प्योर हमेशा ज्यादा होता है और इम्प्योर क्या होता है, कम होता है फ्रीजिंग पॉइंट वाले केस में। तो 273 प्योर का है, माइनस इम्प्योर का 271 इज इक्वल्स टू मोलालिटी। मोलालिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 5% अगर सॉल्यूट है, 5% बाय मास दे रखा है, तो यानी कि 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 माइनस 5 यानी कि 95 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो नीचे क्या आ गया 95 ग्राम। अगर ग्राम आ रहा है तो ऊपर क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, इनटू में KF जो भी हमारे पानी का क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, KF निकाल लेंगे। बस इसको इधर लेके जाना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई माइनस होकर आता है 2.15, ठीक है। अब KF पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कि हमें KF की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें फर्दर कैलकुलेशंस करनी है। तो काफी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हमें शुगर ग्लूकोज का निकालना है। अब ग्लूकोज का अगर हमें वो निकालना है कि कितना उसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, तो सबसे पहले हमें उसका क्या मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, ठीक है। ध्यान रखना है इसमें 12 और 22 11 आता है, इसमें 6 12 6 आता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 180 ग्राम, ठीक है। तो बस फिर वैसे ही पुट कर दो सारी वैल्यूज। मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास 5 अपॉन में मोलर मास 180 इनटू में 1000। सॉल्वेंट का तो वही मास रहेगा 95 और यहाँ से सारी की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारा सॉल्व होके आता है 4.08, यानी कि ये जो डेल्टा TF है ये चेंज है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो यानी कि 273.15 अगर प्योर है, माइनस का TF इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4 को इधर ले आएंगे, 273.15 में से माइनस कर देंगे, ये आएगा अराउंड 269.15 और ये हमारा क्या आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा लोअर हो जाता है, यानी कि उसको और ज्यादा लोअर टेम्परेचर पे ही वो फ्रीज होगा, ठीक है। 1.21 NCERT का ये कह रहा है कि हमारे पास हमने दो सॉल्यूट्स लिए हैं अपने, एक बार हमने AB2 लिया है और एक बार AB4 लिया है, ठीक है। कोई भी हमारे दो एलिमेंट्स है वो कंपाउंड बनाते हैं AB2 और AB4। हमने वो 1-1 ग्राम लिए हैं। तो ये देखा गया कि जब हमने 1 ग्राम तो AB2 लिया बेंजीन में, जब हमने मिक्स करा 20 ग्राम बेंजीन में, तो वो जो उसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया वो आया 2.3 केल्विन। और जब हमने AB4 लिया 1 ग्राम तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया 1.3 केल्विन, ठीक है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। बेंजीन का क्या दे रखा है, हमें KF दे रखा है। हम लोग को क्या निकालना है, इनके मॉलिक्यूलर मासेस निकालने की। A और B का मॉलिक्यूलर मास है कितना, तो A का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग स्मॉल a मान लेते हैं और B का मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल b मान लेते हैं, ठीक है। डेल्टा TF का फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू M इनटू में KF। तो कितना वैल्यूज पुट कर दो 2.3, KF कितना है 5.1 इनटू में। अब मोलालिटी देखनी है, मोलालिटी क्या हो जाएगी, अब यहाँ से AB2 से इसका वो निकाल लो फॉर्मूला, तो ये कितना बन जाएगा A प्लस में 2B और AB4 कितना आ जाएगा A प्लस में 4B, ठीक है। तो गिवन मास कितना है 1 और मोलर मास कितना है A अपॉन में 2B इनटू में 1000, क्योंकि हम ग्राम में ले रहे हैं, यहाँ पे 1 ग्राम है ये। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20। बेंजीन का हमें सॉल्वेंट बेंजीन में डाल रहे हैं तो सॉल्वेंट क्या लेंगे बेंजीन लेंगे,
20 ग्राम, ग्राम में ले रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कितना आता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, 1.3 इज इक्वल्स टू 5.1, 1 का 1 रहेगा, a प्लस में 4b इंटू में 1000 अपॉन में 20। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक बन जाएगी a प्लस 2b और एक बन जाएगी a प्लस 4b। तो यहाँ से 2.3 इंटू में 20 अपॉन में 5.1 इंटू में 1000, बल्कि इसको ऐसे लिख देते हैं a प्लस 2b को, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5.1, यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 5 जा 10 50, 5.1 इंटू में 50 और डिवाइड बाय 2.3, यहाँ आ गया a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 5.1 इंटू में 50 अपॉन में 1.3। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा और एक मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा और b का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, मैं सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दो इक्वेशन मिल रही है, a प्लस 2b a प्लस 4b, इसमें से इसको माइनस कर देना तो 4b माइनस 2b, पहले b का निकल जाएगा फिर a का निकल जाएगा। इसका आता है 25 पॉइंट कुछ और इसका आता है 42 पॉइंट कुछ एटॉमिक मास। ठीक है।